दोस्तों, मैं आया हूँ ताजमहल और उसके पीछे यहाँ मुझे मंदिर के अवशेष मिले हैं। आइए देखते हैं ताजमहल बनने की पूरी कहानी। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यमुना के किनारे खड़ा वह सफेद संगमरमर का ढांचा जिसे दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है, केवल ईंटों और पत्थरों की इमारत नहीं है। यह एक ऐसा विचार है जिसने सदियों से प्रेमियों को प्रेरित किया और इतिहासकारों को उलझाया है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में इस मोहब्बत की निशानी के गुंबदों के ऊपर एक अलग ही तरह का धुआं उठ रहा है, संदेह का धुआं। आज जब हम ताजमहल को देखते हैं तो हमारी आंखों के सामने दो तस्वीरें उभरती हैं। पहली तस्वीर एक मुगल बादशाह की है जिसने अपनी बेगम की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनवाया। दूसरी तस्वीर एक प्राचीन मंदिर की है जिसे वक्त की धूल और राजनीति के पर्दों ने हमसे छिपा लिया है। इस कहानी की शुरुआत होती है उन बंद दरवाजों से जिन्हें खोलने की मांग आज देश की सबसे बड़ी अदालतों तक जा पहुंची है। ताजमहल के मुख्य चबूतरे के नीचे 22 ऐसे कमरे हैं जो सालों से बंद हैं। इन कमरों पर लगे ताले केवल लोहे के नहीं हैं, बल्कि ये उन राजों के पहरेदार हैं जो शायद इतिहास की पूरी किताब को ही बदल सकते हैं। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इन कमरों के पीछे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और शिलालेख दफन हैं। उनका तर्क है कि अगर वहां कुछ नहीं है तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उन्हें आम जनता के लिए खोल क्यों नहीं देता? क्या उन अंधेरी गलियों में सचमुच भगवान शिव का तेजो महालय आज भी अपनी मुक्ति की राह देख रहा है? विवाद केवल कमरों तक सीमित नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पीछे पलटें तो हमें कुछ ऐसे तथ्य मिलते हैं जो एक आम इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आधिकारिक इतिहास कहता है कि मुमताज महल की मृत्यु 1631 में बुरहानपुर में हुई थी। उन्हें वहां ताप्ती नदी के किनारे एक बाग में दफनाया गया था। करीब 6 महीने बाद उनके शव को आगरा लाया गया। सवाल यह उठता है कि क्या एक शव को इतने महीनों तक सुरक्षित रखना उस दौर में संभव था? और अगर शाहजहां ने सचमुच एक नया महल बनवाया था तो औरंगजेब का वह पत्र क्या कहता है जो उसने अपने पिता को लिखा था? उस पत्र में औरंगजेब ने शिकायत की थी कि ताजमहल की इमारत पुरानी हो चुकी है और उसकी छतों से पानी टपक रहा है। यदि ताजमहल 1653 में बनकर तैयार हुआ था तो मात्र 1-2 साल में ही उसमें दरारें कैसे आ गईं? क्या इसका मतलब यह है कि शाहजहां ने किसी पहले से बनी हुई इमारत की मरम्मत कराई थी? यह एक ऐसा मोड़ है जहां इतिहास और लोक कथाएं आपस में टकराती हैं। एक तरफ आधुनिक इतिहासकार हैं जो फारसी दस्तावेजों और पादशाहनामा का हवाला देते हैं। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो इमारत की वास्तुकला की ओर इशारा करते हैं। ताजमहल की दीवारों पर बने कमल के फूल, कलश की आकृतियां और वह त्रिशूल नुमा आकार जो गुंबद के सबसे ऊपर स्थित है, ये सब क्या केवल इत्तेफाक हैं? इस्लामी वास्तुकला में आमतौर पर चांद और सितारे का महत्व होता है, लेकिन ताजमहल के शिखर पर जो नारियल और कलश की आकृति दिखाई देती है वह हिंदू मंदिरों की एक खास पहचान है। आज की सूचना क्रांति के दौर में सच और झूठ के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो गई है। पीएन ओक जैसे लेखकों ने एक ऐसी थ्योरी दी जिसने करोड़ों भारतीयों के मन में जिज्ञासा पैदा कर दी। उन्होंने दावा किया कि ताजमहल शब्द ही संस्कृत के तेजो महालय का अपभ्रंश है। हालांकि गंभीर इतिहासकारों ने इस थ्योरी को कई बार नकारा है, लेकिन जनता के मन में उठे सवालों का जवाब केवल कागजों से नहीं दिया जा सकता। लोग सबूत चाहते हैं। लोग उन 22 कमरों के भीतर की धूल को साफ होते देखना चाहते हैं। इस विवाद ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। संयुक्त राष्ट्र की यह विश्व धरोहर स्थल आज एक कानूनी जंग का मैदान बन गई है। एक तरफ भारत की सांस्कृतिक पहचान है और दूसरी तरफ ऐतिहासिक न्याय की मांग। क्या सचमुच शाहजहां ने राजा जय सिंह से यह जमीन खरीदी थी? क्या उस वक्त वहां कोई हवेली थी या कोई भव्य मंदिर? अगर वह हवेली थी तो क्या उसे गिराकर ताजमहल बनाया गया या उसी ढांचे को सफेद संगमरमर से ढंक दिया गया? ताजमहल की उन ठंडी दीवारों के पीछे क्या कोई गर्भगृह आज भी धड़क रहा है या फिर यह सब केवल एक कल्पना है जिसे भावनाओं के सहारे जिंदा रखा जा रहा है? सच जो भी हो वह यमुना की लहरों की तरह खामोश नहीं रह सकता। उसे बाहर आना ही होगा। इतिहास अक्सर उन्हीं यादों को सहेजता है जिन्हें विजेता लिखवाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी धूल भरे तहखानों में रखे दस्तावेज कुछ ऐसी गवाही दे जाते हैं जो स्थापित कहानियों को चुनौती देने लगते हैं। ताजमहल के विवाद में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब हम उस जमीन के मालिकाना हक की बात करते हैं जिस पर यह विशाल इमारत खड़ी है। क्या यह जमीन खाली थी या यहाँ पहले से ही कोई ऐसी भव्य संरचना मौजूद थी जिसे हटाकर या बदलकर ताज का रूप दे दिया गया? इस रहस्य की परतें खोलने के लिए हमें राजस्थान की वीर भूमि जयपुर के राजघराने की ओर रुख करना होगा। पिछले कुछ वर्षों में जयपुर की पूर्व राजकुमारी और भाजपा सांसद दिया कुमारी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। उन्होंने दावा किया कि ताजमहल जिस जमीन पर बना है वह मूल रूप से जयपुर के राजा
जय सिंह की निजी संपत्ति थी। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास ऐसे दस्तावेज मौजूद हैं जो साबित करते हैं कि मुगल बादशाह शाहजहां ने उस जमीन को अधिग्रहित किया था। लेकिन क्या यह अधिग्रहण जबरदस्ती था या किसी सौदे का हिस्सा? इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने जब जयपुर के सिटी पैलेस संग्रहालय के रिकॉर्ड खंगाले तो उन्हें शाहजहां द्वारा जारी किए गए कुछ शाही फरमान मिले। इनमें से एक विशेष फरमान जो 28 दिसंबर 1633 का बताया जाता है, इस पूरे विवाद की धुरी है। आधिकारिक ऐतिहासिक वृत्तांतों में इन फरमानों का विस्तृत जिक्र मिलता है। इन दस्तावेजों के अनुसार शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल को दफनाने के लिए यमुना किनारे की उस जगह को चुना जहां राजा मान सिंह की एक आलीशान हवेली हुआ करती थी। दिलचस्प बात यह है कि राजा जय सिंह वह जमीन बादशाह को मुफ्त में भेंट करना चाहते थे, क्योंकि वह मुगलों के प्रति वफादार थे और उनके सेनापति भी थे। लेकिन बादशाह शाहजहां ने इसे मुफ्त में लेने से इनकार कर दिया। इसके बदले में उन्होंने राजा जय सिंह को 4 अन्य बड़ी हवेलियां इनाम में दी, जो उस समय के दिल्ली और आगरा के इलाकों में स्थित थीं। यह तथ्य इस बात को कमजोर करता है कि जमीन जबरदस्ती छीनी गई थी, लेकिन यह एक नए और बड़े सवाल को जन्म देता है। उस हवेली का क्या हुआ? मुगल दरबार के आधिकारिक इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपनी पुस्तक पादशाहनामा में लिखा है कि मुमताज के मकबरे के लिए राजा मान सिंह की उस हवेली को चुना गया जो उस समय राजा जय सिंह के अधिकार में थी। लाहौरी ने इस जगह को आली मंजिल कहा है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि हवेली या मंजिल शब्द का इस्तेमाल केवल रिहायशी इमारत के लिए नहीं बल्कि एक बड़े परिसर के लिए किया गया था, जिसमें मंदिर भी हो सकता था। पीएन ओक और उनके समर्थकों का मानना है कि वह हवेली दरअसल भगवान शिव का मंदिर तेजो महालय थी। यहाँ आकर विवाद भाषाई और वास्तुकला के जाल में उलझ जाता है। पीएन ओक ने तर्क दिया कि ताजमहल नाम मुमताज महल के नाम से नहीं निकला है, क्योंकि किसी भी मुगल दस्तावेज में इमारत को उस समय ताजमहल नहीं बल्कि रोजा ए मुनव्वरा कहा गया है। उनके अनुसार ताज शब्द तेजो का बिगड़ा हुआ रूप है और महल शब्द कभी मकबरे के लिए इस्तेमाल नहीं होता। हालांकि मुख्य धारा के भाषाविदों का कहना है कि ताज का अर्थ फारसी में मुकुट होता है और मुमताज महल के नाम के अंतिम हिस्से को ही इमारत का नाम बना दिया गया। लेकिन वास्तुकला की समानताएं कई बार विशेषज्ञों को भी हैरान कर देती हैं। ताज महल के बगीचे की बनावट पूरी तरह से फारसी शैली है, लेकिन इमारत का मुख्य ढांचा और उसके ऊपर स्थित गुंबद के नीचे की सजावट में जो कमल और कलश के चिन्ह हैं, वे शुद्ध भारतीय मंदिर शैली के प्रतीक हैं। सवाल यह है कि क्या शाहजहां ने उन कारीगरों का इस्तेमाल किया था जो मंदिर बनाने में माहिर थे, इसलिए उन्होंने अनजाने में ये चिन्ह बना दिए, या फिर वे चिन्ह उस पुरानी संरचना का हिस्सा थे जिसे शाहजहां ने नष्ट नहीं किया। विवाद का एक और सिरा 13वीं शताब्दी तक जाता है। कुछ शिलालेखों और स्थानीय मान्यताओं के आधार पर यह दावा किया जाता है कि राजा परमर्दी देव ने सन 1212 में यहाँ एक भव्य शिव मंदिर बनवाया था। अगर यह सच है तो क्या 400 साल बाद भी वह मंदिर उसी स्थिति में था जब शाहजहां ने उसे देखा? इतिहास की किताबें यहाँ मौन हो जाती हैं। ताजमहल की भव्यता को देखने के लिए हर साल लाखों लोग दुनिया भर से आते हैं। वे मुख्य मकबरे में जाते हैं, मुमताज और शाहजहां की कब्रों को देखते हैं और कुरान की आयतों से सजी दीवारों की प्रशंसा करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके पैरों के नीचे उस विशाल सफेद चबूतरे के भीतर एक अंधेरी दुनिया बसी है। ये हैं ताजमहल के वे 22 रहस्यमयी कमरे जो दशकों से आम जनता के लिए बंद हैं और जो आज एक बड़े विवाद का केंद्र बन चुके हैं। मई 2022 में यह मुद्दा तब सुर्खियों में आया जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता का तर्क सरल लेकिन गहरा था कि हमें यह जानने का अधिकार है कि उन बंद दरवाजों के पीछे क्या है। उन्होंने मांग की कि पुरातत्व विभाग को एक विशेष समिति बनानी चाहिए जो इन कमरों की जांच करे और यह देखे कि क्या वहां किसी मंदिर के अवशेष छिपे हैं। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐतिहासिक शोध करना इतिहासकारों का काम है, अदालतों का नहीं। लेकिन इस कानूनी हार के बावजूद जनता के मन में जो सवाल पैदा हुआ वह खत्म नहीं हुआ। सवाल यह उठता है कि अगर वहां कुछ नहीं है तो वे कमरे बंद क्यों हैं? विशेषज्ञों का कहना है कि ताजमहल के नीचे बने ये कमरे दरअसल कोई रहस्यमयी कक्ष नहीं है, बल्कि एक लंबा मेहराबदार गलियारा है। मुगल कालीन वास्तुकला में इस तरह के भूमिगत ढांचे आम थे। इनका मुख्य उद्देश्य विशाल और भारी इमारत को मजबूती प्रदान करना और नदी के किनारे की नमी से मुख्य ढांचे को बचाना था।
विभाग का तर्क है कि इन कमरों को सुरक्षा और इमारत के संरक्षण की दृष्टि से बंद रखा गया है। लगातार पर्यटकों के आने जाने से वहां की हवा में बदलाव आ सकता है, जिससे संगमरमर को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। विवाद को बढ़ता देख विभाग ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने अपने समाचार पत्र में उन बंद कमरों के भीतर चल रहे संरक्षण कार्य की कुछ तस्वीरें सार्वजनिक कर दी। इन तस्वीरों ने पहली बार उन अंधेरे गलियारों की झलक दुनिया को दिखाई। तस्वीरों में क्या था? वहां कोई मूर्तियां नहीं दिखीं, न ही कोई प्राचीन मंदिर के स्तंभ। वहां केवल ईंटों की दीवारें, चूने का प्लास्टर और मेहराबदार छतें दिखाई दी। विभाग ने दावा किया कि ये तस्वीरें उन लोगों के लिए जवाब हैं जो दावा करते हैं कि वहां मूर्तियां छिपे होने के सबूत हैं। लेकिन क्या इन तस्वीरों ने विवाद को सुलझा दिया? शायद नहीं। संदेह करने वालों ने उन तस्वीरों में भी नए सवाल ढूंढ लिए। उन्होंने उन ईंटों की दीवारों की ओर इशारा किया जो मेहराबों के बीच में चुनी गई थीं। सवाल पूछा गया कि ये दीवारें बाद में क्यों बनाई गईं? क्या इनके पीछे कुछ छिपाया गया है? इतिहासकारों का कहना है कि इन दीवारों को इसलिए बनाया गया था ताकि ढांचे को अतिरिक्त सहारा मिल सके। इस रहस्य को समझने के लिए हमें ताजमहल की तुलना दिल्ली के हुमायूं के मकबरे या सफदरजंग के मकबरे से करनी चाहिए। वहां भी इसी तरह के भूमिगत कक्ष और गलियारे मौजूद हैं। यह मुगल शैली की एक मानक प्रक्रिया थी। मुमताज की असली कब्र भी इसी तरह के एक भूमिगत कक्ष में स्थित है, जिसे साल में केवल 3 दिन खोला जाता है। फिर भी एक बड़ा सवाल खड़ा रहता है कि अगर शाहजहां ने इसे शून्य से बनाया था तो उसने नीचे इतने जटिल गलियारे क्यों बनवाए? क्या यह संभव है कि शाहजहां ने पहले से मौजूद किसी ढांचे के ऊपर ताजमहल खड़ा किया हो? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यमुना के किनारे की मिट्टी रेतीली होती है, इसलिए एक भारी इमारत को टिकने के लिए एक बहुत मजबूत आधार की जरूरत होती है। ताजमहल का आधार कुओं पर टिका है, जिन्हें आबनूस और महोगनी जैसी लकड़ियों से भरा गया है, जो पानी में रहने पर और मजबूत हो जाती हैं। विभाग ने पारदर्शिता दिखाने की कोशिश की, लेकिन रहस्यमयी परंपराओं और गहरी आस्थाओं के बीच केवल तस्वीरें पर्याप्त नहीं होती। लोग तथ्यों से ज्यादा उन प्रतीकों पर विश्वास करते हैं जिन्हें वे अपनी आंखों से देखते हैं। ताजमहल से जुड़ा सबसे चर्चित और भयानक दावा वह है जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले 20,000 कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वे फिर कभी ऐसी कोई इमारत न बना सकें। यह कहानी जितनी रोमांचक लगती है, हकीकत में उतनी ही बेबुनियाद है। लेकिन यह सवाल उठता है कि आखिर यह अफवाह फैली कैसे, और अगर यह सच नहीं है तो उन हजारों मजदूरों का क्या हुआ जिन्होंने अपनी जिंदगी के 22 साल इस संगमरमर के सपने को सच करने में लगा दिए? यदि हम इतिहास को तर्क की कसौटी पर परखें तो हाथ कटवाने वाली बात पूरी तरह से असंभव लगती है। ताजमहल का निर्माण 1653 में पूरा हुआ था। इसके बाद शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहानाबाद बसाया, जिसमें लाल किला और जामा मस्जिद जैसी भव्य इमारतें शामिल थीं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि वही कारीगर और वही उस्ताद जिन्होंने ताजमहल बनाया था, वे ही लाल किले के निर्माण में भी शामिल थे। ताजमहल के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। अगर उनके हाथ काट दिए गए होते तो क्या वे बाद में लाल किले का डिजाइन तैयार कर पाते? निश्चित रूप से नहीं। दरअसल इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने मजदूरों के साथ एक समझौता किया था। उन्हें बहुत बड़ी रकम दी गई थी और इस शर्त पर काम से सेवा मुक्त किया गया था कि वे मुगल सल्तनत के लिए किए गए अपने काम के हुनर का इस्तेमाल किसी और के लिए नहीं करेंगे। इसे तकनीकी भाषा में प्रतियोगिता न करने का अनुबंध कहा जा सकता है। समय के साथ काम न करने के वादे को लोक कथाओं ने हाथ कटवाने की क्रूर कहानी में बदल दिया। एक और प्रमाण आगरा का ताजगंज इलाका है। यह वह बस्ती है जिसे शाहजहां ने उन हजारों कारीगरों और मजदूरों के रहने के लिए बसाया था जो दुनिया के कोने कोने से ताजमहल बनाने आए थे। आज भी वहां रहने वाले कई परिवार खुद को उन कारीगरों का वंशज बताते हैं। उनके पास अपने पूर्वजों के औजार और उनकी कला विरासत के रूप में मौजूद है। यदि उनके हाथ काट दिए गए होते तो क्या वे अपनी कला को अगली पीढ़ियों तक पहुंचा पाते? अब वापस लौटते हैं उस मुख्य विवाद पर कि ताजमहल या तेजो महालय। इस यात्रा में हमने देखा कि इस सफेद संगमरमर के पीछे दावों और प्रतिदावों का एक अंतहीन जाल है। एक तरफ वास्तुकला के वे चिन्ह हैं जो प्राचीन भारतीय परंपरा की याद दिलाते हैं, और दूसरी तरफ वे फारसी दस्तावेज और शाही फरमान हैं जो इसे एक मकबरा साबित करते हैं। इतिहास की यह जंग केवल अदालतों या किताबों तक सीमित नहीं है, यह हमारी राष्ट्रीय पहचान से जुड़ गई है। कुछ लोग ताजमहल को विदेशी आक्रमणकारियों की निशानी मानते हैं तो कुछ इसे भारतीय श्रम और स्वदेशी हुनर का सबसे बड़ा स्मारक। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं छिपी है। ताजमहल जिस जमीन पर बना है
है वहाँ पहले से एक संरचना का होना एक स्वीकृत ऐतिहासिक तथ्य है, लेकिन वह संरचना एक भव्य मंदिर थी या नहीं, इसके लिए और अधिक वैज्ञानिक शोध और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। आज जब हम ताजमहल के सामने खड़े होते हैं तो हमें क्या देखना चाहिए? क्या हमें उन दरारों को देखना चाहिए जो संप्रदायों के बीच पैदा की जा रही हैं, या उस अद्वितीय सौंदर्य को जिसने भारत को दुनिया के नक्शे पर एक खास पहचान दी है? ताजमहल केवल शाहजहां की मुमताज के प्रति मोहब्बत का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उन 22,000 भारतीय कारीगरों के पसीने और कला का भी प्रतीक है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसे तराशने में लगा दिया। अदालतों ने फिलहाल इन कमरों को खोलने से इनकार कर दिया है और विभाग ने तस्वीरों के जरिए एक सफाई पेश की है, लेकिन इतिहास कभी स्थिर नहीं रहता। नई तकनीकें आने वाले समय में बिना दीवारों को तोड़े यह बता सकेंगी कि उन 22 कमरों के पीछे क्या है। तब तक ताजमहल एक रहस्य बना रहेगा, एक ऐसा रहस्य जो हमें अपने अतीत के बारे में सोचने, सवाल करने और शायद एक दूसरे को समझने का मौका देता है। अंत में ताजमहल चाहे एक मकबरा हो या मंदिर, वह आज भारत की मिट्टी का हिस्सा है। यमुना की लहरें आज भी वही सवाल पूछ रही हैं जो सदियों पहले पूछे गए थे। जवाब हमारे ऊपर है कि हम अपने इतिहास से नफरत चुनते हैं या विरासत पर गर्व। रहस्य बरकरार है और शायद कुछ रहस्यों का अनसुलझा रहना ही उनकी खूबसूरती है।